अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, इस वक्त इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो अभी सुस्त रफ्तार से, लेकिन वो रावलपिंडी की तरफ गामजन है। वो खुद क़यादत नहीं कर रहे हैं, उनकी सेकंड लीडरशिप जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब क़यादत कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी क्यासराइयाँ भी हो रही हैं कि शायद इमरान खान साहब एक स्टेप पीछे ले चुके हैं और अब मामलात शायद बैक डोर के ज़रिए हल किए जा रहे हैं और रावलपिंडी जो इमरान खान साहब ने पहुंचना है वो शायद ना पहुंच सके। तो अगर सियासी लिहाज से देखा जाए, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के लिहाज से देखा जाए, तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट इस्तेकाम आ जाए, चाहे वो डायलॉग से आए, किसी भी सूरत में आए, मुज़ाकरात से जैसे भी आए, लेकिन इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम जो है वो इस वक्त नागुज़ीर है। लेकिन क्या इसके नतीजे में, इन डायलॉग के नतीजे में, क्या पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन ज़रूर है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है जिसको मैं कोट करना चाहूँगी, इसके ऊपर बात भी करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। अगर फौज बिखरती है तो इसके बाद पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। सीनियर अफसरान को अवामी सतह पर निशाना बनाना इंतकामी कार्रवाई और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी है, एक मजमून है जिसमें उन्होंने ये इमरान खान साहब के हवाले से लिखा है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है और पाकिस्तान में ये डिस्कस भी हो रहा है और ऐसी सूरत हाल भी है। और एक अपॉइंटमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ, लेकिन अब मेरिट की बात की जा रही है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊँ, हमें ज्वाइन किया है जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। और हमारे साथ हैं आमिर हकवानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ आमिर हकवानी साहब आपसे करूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो बैकडोर राब्ते हैं, क्या वो अभी तक चल रहे हैं? और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो सुस्त जा रहा है, उसके पीछे भी क्या यही वजह है कि पिंडी पहुंचने से पहले कोई ना कोई नतीजा अखज़ कर लिया जाए? देखिए, बैकडोर राब्ते तो मेरा ख्याल है कहीं कभी भी टूटे नहीं है, खत्म नहीं हुए, किसी न किसी सतह पे जारी रहे हैं। कभी लगता था कि शायद हाई लेवल पे हो गया, एक दो, आपको पता ही है, एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हुई, मुलाकात भी हुई, तो लेकिन फिर वो किसी न किसी सतह पे ये जा रहे हैं। और इमरान खान ने एज ए स्ट्रेटेजी अपने लॉन्ग मार्च को स्लो किया है और चीजें की, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात, इसके लिहाज से तो अच्छी बात है कि उनका मकसद लॉन्ग मार्च से लेके या वहां धरना करके करने के बजाय वो चाह रहे हैं कि एक अवामी प्रेशर बिल्ड करके ही कोई मामला, कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। यानी दरमियाने रास्ता निकालने के लिए इमरान खान ओपन है, तो ये एक अच्छी बात है। किसी न किसी सतह पे कोई रास्ता निकलना चाहिए, ये बात। और ये लेकिन आमिर हकवानी साहब, ये राब्ते जो जारी हैं, जो अभी तक सदर पाकिस्तान की गुफ्तगू, कल उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की जहां पर मैं खुद मौजूद थी, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने राब्ते करवाए, नतीजा क्या निकला क्या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन वो बात इस्टेब्लिशमेंट और PTI के ही मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत कहीं पर भी नहीं है। देखिए, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में मैटर ही एस्टेब्लिशमेंट करती है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट, ये हकीकत है, भले कोई माने या ना माने, ये हकीकत है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट अगर सपोर्ट ना करती या उनकी तरफ कुछ हद तक झुकाव ना करती तो PDM कभी भी हुकूमत नहीं बना सकती थी। और आज अगर एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ही अलग हो जाए, साइड पे हो जाए, या कम से कम थोड़ी नाखुशी जाहिर करे, तो PDM हुकूमत कायम ही नहीं रह सकती। आपको पता है कि एक आध इत्तेहादी, एक आध उनका लग होगा तो हुकूमत ही बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो मैटर तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। और इमरान खान के भी रिजर्वेशन या मसाइल या शिकायतें या शिकवे शिकायतें सारे एस्टेब्लिशमेंट से ही है, तो मुज़ाकरात तो उनसे ही होने हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान में हमारे यहाँ मीडिएटर भी कोई नहीं है बचा ना। हमारे यहाँ एक जमाने में एस्टेब्लिशमेंट ही मीडिएट करती थी, अब वो खुद चूंकि बीच में एक कंट्रोवर्शियल होगी है टू सम एक्सटेंट, तो ये मसला है। लेकिन जो आपने बात की ना जी, लेकिन अगर हुकूमत के बगैर डायलॉग हो रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं? आप अपना पॉइंट नेक्स्ट रेज कीजिएगा। मैं चाहूंगी बैरिस्टर साहब ऐड कर दें। बैरिस्टर साहब, अगर हुकूमत के बगैर डायलॉग हो रहे हैं, क्या हुकूमत भी पार्ट ऑफ डायलॉग है? चाहे वो बैकडोर हैं या कोई राब्ते हैं या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत की क्या अपनी नॉलेज है, क्या अपनी कैलकुलेशन है, वो क्या सोचती है? देखिए आलिया साहब, इमरान खान की 25 साल या 26 साल जितनी भी
सो कॉल्ड सियासी तारीख है, उसके अंदर एक ही बात है कि उन्होंने कभी भी सियासी रोल इख्तियार नहीं किया। ना तो कोई सियासी उनका नैरेटिव है, ना वो सियासी फोर्स हैं, और ना वो सियासी फोर्सेस के साथ, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ गुफ्तगू करते हैं। रोज़े अव्वल से उन्होंने सियासी क़ियादतों को हद पे तनकीद बनाया है, मतून किया है, गद्दार कहा है, अब तो उन्हें काफिर और बातिल और क्या क्या नहीं कह रहे, उनके कलमे पे भी शक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो हमेशा ये चाहते हैं कि सारी सियासी क़ियादतों से किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को बेजार किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड बन के और उनका पपेट बन के हुकूमत की जाए, और जिसका उन्होंने इकरार भी किया है अपनी 4 साल हुकूमत का कि मुझे वही लेके आए थे और वो मेरा बजट भी पास करवाते थे, मेरी पार्लियामेंट भी चलवाते थे, मेरी हुकूमत भी बनाते थे। फिर उन्हें ये गुस्सा लगा कि उन्होंने ये किरदार दोबारा इनके लिए क्यों अदा नहीं कर रहे, और उस पर उन्हें मीर जाफर कहा, न्यूट्रल होने पे जानवर कहा। तो मैं समझता हूँ इमरान खान कभी भी सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और बदकिस्मती ये है कि जो इमरान खान के साथ जाता है वो सियासी नहीं रहता, भले वो सदर पाकिस्तान हो, वो भी बंद दरवाजे के पीछे, जिनका के कमांडर इन चीफ है, उनके पाँव में पड़ पड़ के मुज़ाकरात की भीख मांगता है। और मांग क्या रहे हैं? अगर इलेक्शन, क्या आर्मी इलेक्शन करवाएगी? अगर इमरान खान चाहते हैं कि आर्मी इलेक्शन करवाए, तो फिर उन इलेक्शंस के बाद जो माहौल होगा वो सियासी कैसे होगा? क्या वो आर्मी के कंट्रोल में नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा? मैं समझता हूं अब ही इमरान 26 साल दौर के बाद बुश के नाखुन ने सियासी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोलें, सियासी डायलॉग का आगाज करें, सियासी असलूब अपनाएं, और सियासत में डायलॉग होते हैं, मुखालिफिन दुश्मन नहीं होते। जी ठीक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जैसे कि इमरान खान साहब इस वक्त कह रहे हैं कि जाहिर है कि वो इस वक्त ये जमहूरियत पर बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए और बेअसर नहीं होनी चाहिए, बेअसर नहीं होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी प्राइम मिनिस्टर बेख्तियार नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त क्यों फिर भी वो एस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उनसे तो राब्ते बैकडोर हो रहे हैं, लेकिन जो कि एक सियासी कुव्वतें मौजूद हैं, चाहे वो आप कहें कि बैसाखियों की हैं, लाई हुई हैं, साजिशी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हैं तो वो सियासी कुव्वतें, उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये रवैया आपको लगता नहीं है कि इसमें तजाद है? देखिए, पहली बात तो ये कि आप ही बताएं कि क्या ये जायज़ है कि एक बंदे ने वर्दी पहनी हो, उसकी कोई जिम्मेदारी ना हो, उसको कोई गाली ना पड़े, उसका कोई इत्तेहाम ना हो, और वो हुकूमत करे? हुकूमत वो करे जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको अगर परफॉर्म करता है शाबाश मिले, अगर परफॉर्म नहीं करता है तो उसको लोग उस पर क्रिटिसाइज कर सके, उसे डिमांड कर सके, उसके घर के सामने, उसके वजीर आजम हाउस के, उसके वजीर आला हाउस के, उसके गवर्नर हाउस के, उसके घर के सामने जाके खड़े हो सके और कहें, उन्हें पता हो क्लैरिटी से कि इस बंदे को हमने ज़मामे कार दिया, फैसला की कुव्वत इसको दी, इसने इकोनॉमी को ठीक किया है या नहीं किया, रोजगार को किया नहीं किया, सेहत को, तालीम को, ज़राअत को, इंडस्ट्री को क्या किया, ठीक है। जिस बंदे का एहसाब नहीं हो सकता वो फैसले क्यों करता है? और दूसरी बात, अगर किसी को शौक है गवर्नेंस का, तो वो वर्दी उतारे आके करे, वर्दी उतारे आके इलेक्शन लड़े। बहुत सारे जर्नल हैं, बहुत सारे कर्नल हैं, मेजर हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो रिटायर होते हैं, वर्दी उतारते हैं, यंग एज होती है उनकी। नहीं सर, मेरा सवाल चीमा साहब ये था ही नहीं। मैंने तो सवाल किया है कि आप जो कहना चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे हैं। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके इलेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर तो आप अपने ही नज़रिए की नफ़ी कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। तो आप सियासी कुव्वतें जैसी भी हैं, आप उनसे बातचीत करें। देखें, मुझे बिल्कुल पता है, मैं होशो हवास में हूँ, दिन के 3:30 है, सूर्य निकला हुआ है, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जिन लोगों को नहीं होना चाहिए एट द हेल्म ऑफ अफेयर वो हैं। ये बदकिस्मती है, ये एक नंगी हकीकत है, ये एक बदतरीन और बिटर हकीकत है, ये बदसूरत हकीकत है। लिहाजा इस बदसूरत हकीकत के होते हुए जिसके पास ये ताकत है, मैं उसी से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मुझे कौन मारता है, मुझे पता है मुझे कौन रोकता है, मुझे पता है मुझे कौन गिराता है, मुझे पता है वोट कौन खरीदता है, मुझे पता है सिंध में कौन लेके आता है, सिंध हाउस में कौन आता है, मुझे पता है कि अल्ताफ हुसैन को और जरदारी साहब को इकट्ठा कौन करता है, मुझे पता है नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और जरदारी साहब को इकट्ठा कौन करता है, मुझे पता है किसके कहने पे बाप वोट देती है। मुझे जब इतना पता है तो फिर मुझे आप जैसा कोई एंकर जो है वो मुझे कोई मिसगाइड करे तो मैं क्यों हूँ? बोले ये जो पेंटेड सवाल हैं, ये डिसाइडेड जो सवाल है,
के जो हरदा सराय ये वो लफ्ज भी लिखे होते हैं। मुझे हर रोज शाम को पता होता है कि आज मुझे क्या सवाल आने हैं। मुझे हर रोज पता होता है कि आज कौन सा फिक्रा बोला जाएगा, लफ्ज क्या बोला जाएगा, कि अदारों के खिलाफ हरदा सराई। भाई जब मैं बात कर रहा हूँ हरदा सराई है, ये एक नंगी हकीकत है, ये बदसूरत हकीकत है इस मुल्क की। तो बदसूरत हकीकत को हम चाहते हैं कि अदारे हमारे हैं और वहाँ उनके शहीद जो हैं वो हमारे बेटे हैं। वो अच्छा सर, मेरे ख्याल में जमशेद चीमा साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाहिर है कि हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, उसी के दायरे में रह के अगर हम बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अर्ज भी है। एक ब्रेक शामिल कर लूँ, जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात करें कि इस वक्त जैसे कि चीमा साहब आप ये कह रहे थे कि हकीकत है कि आपको उन्हीं कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात करने हैं जिनके पास इख्तियार है। अगर आपकी ये बात भी मान लिया जाए तो फिर आप अपना बयानिया वो छोड़ दें जिसमें आप ये कहते हैं कि जमहूरी रवैया होना चाहिए, जिसमें आप ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए, जिसमें आप ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो इख्तियारात के साथ आना चाहिए। फिर रवैया छोड़ दें। फिर अगर आपने बैसाखियाँ ही लेनी है कहीं और से, मुज़ाकरात कहीं और से करने हैं, इलेक्शन कहीं और से आपने लेने हैं, और आपने फिर इलेक्शन में जब होते हैं तो फिर नतीजा भी किसी और से कहकर अगर लेना है तो फिर तो सब कुछ ही छोड़ देना, ये नजरियाती सब कुछ छोड़ दे। मैं तो ये सवाल कर रही थी। अच्छा, इसके ऊपर हाँ देखें बेसिक बात है कि हमें बड़ी खुशी होगी कि हम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करें, इसे पॉलिटिकल पार्टी के अपने दरमियान तय हों, ये बड़ी खुशी की बात होगी। और वो भी इस मुल्क के अंदर हों, इस मुल्क की सरहदों के बाहर जाके ना पूछना पड़े वज़ीर आज़म को कि जी हम फैसला क्या करें। या तो वज़ीर आज़म उसको बनाए जिसने फैसला करना है। अगर फैसला बड़े भाई ने करना है, जो आप कह लें कि और जगह लंदन में करना है, फिर दूसरा यहाँ आके किसी कहीं जो पूछे करना है, तो फिर इतने बेख्तियार आदमी से क्या बंदा मुज़ाकरात करे। तो मैं समझता हूँ खुशी की बात ये होगी, वे फॉरवर्ड इस मुल्क का ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को माने। पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क का सरमाया है। इस मुल्क को फौज की ताकत इकट्ठा नहीं रखती, पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती है। इस मुल्क के हीरोज इकट्ठा रखते हैं, हीरोज स्पोर्ट्स के हों, वो स्पोर्ट्स के हों, वो हीरोज जो आप कह लें मूवीज के हों, वो हीरोज आपके पॉलिटिकल लीडर हों, वो इकट्ठा रखते हैं। जिनको बलोच भी पसंद करता है, आप कह लें अभी शाहीन अफरीदी है, उसको बलोच भी पसंद करता है, सिंधी भी करता है, पंजाबी भी करता है, सारे करते हैं, लिहाजा वो इम्पोर्टेंट है। सो कभी भी मुल्क जो है सिर्फ डंडे से इकट्ठे नहीं रहते। मुल्क इसी एक घर की तरह है। घर में आपको बिजली चाहिए, घर में आपको खाना चाहिए, घर में तालीम सेहत चाहिए, रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, और साथ हिफाजत भी चाहिए। सिर्फ हिफाजत के नाम पे हमने इस मुल्क को वीक कर दिया। जी ठीक है चीमा साहब, फिर नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी वजीर आजम को कोई भी निकाले, किसी भी तरीके से निकाले, तो मैं चाहूंगी कि आपकी शख्सियत की हद तक पार्टी को छोड़ दें। मैं आपकी शख्सियत से ये तवक्को रखती हूँ कि आप इसी तरह से कंडेम करेंगे, आप इसी तरह से मुखालफत जरूर करेंगे। मैं आज करता हूँ इस मुल्क में फिर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रहने दें जो 6-7 महीने हैं। जी ठीक है, जो मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की कंडेम कर रहा हूँ, मैं लियाकत अली खान के कत्ल को कंडेम कर रहा हूँ, मैं फातिमा जिन्ना के या कायदे आज़म की गाड़ी के खराब होने को कंडेम कर रहा हूँ, आमिर हकवानी सर करने को कंडेम कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। ये आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि अगर आप ये स्टांस रखते हैं, आप ये आइडियोलॉजी ले आए हैं, तो फिर ये स्टांस होना चाहिए। तो ये क्या इमरान खान साहब भी अब इसी के ऊपर काम करेंगे कि उनको भी एटलीस्ट अब थोड़ा सा इसके ऊपर उनका झुकाव होगा? आमिर हकवानी साहब, ये जैसे कि जमशेद इकबाल चीमा से बात करें, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ थी, पीटीआई एक तरफ थी, तो अब एटलीस्ट पीटीआई में विद इन पीटीआई और शायद इमरान खान की सतह पर भी उनको ये रियलाइज हो गया है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अब उनको एक होना चाहिए। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े से उनको नुकसान होगा पॉलिटिकल फोर्सेस को। नहीं, लेकिन ये आपने किस तरह नतीजा हासिल किया? जो चीमा साहब ने बातें की हैं बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल की, या लियाकत अली खान की कत्ल की, या मादर मिलत के वाले से, या कायद आज़म की गाड़ी करने के वाले से, उस वक्त उनका सारा इशारा उन चीजों की तरफ है जिनमें मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। इनको कहना कि ये कंडेम करें जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत जिस तरह उल्टी नवाज शरीफ साहब को उसकी भी मुखालफत करते हैं। चीमा साहब ने एट द एंड ये कह दी है। जी चले, अगर चीमा साहब कहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर चीमा साहब की हद तक है तहरीक इंसाफ का ये पॉलिसी नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की ना इमरान खान का पॉलिसी का बुनियादी नुकता यही है कि सारे पॉलिटिशियन करप्ट है, जिसमें वो नवाज शरीफ फैमिली हो, चाहे जरदारी फैमिली हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, पूरा पीडीएम हो, उनको सबको करप्ट कहते हैं। और ताजा जो उन्होंने इजाफा किया है अभी अपने रिजीम चेंज के बाद कि ये
यानी इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये अमरीकी एक तरह के एजेंट के उन्होंने किरदार अदा किया, इनकी हुबल वतनी पे भी शक किया है, यानी करप्ट है, चोर है, नालायक है, ये तो चलो था ही, अब उन्होंने इतना की हुबल वतनी को भी मशकूक बनाया है। तो इमरान खान का बुनियादी नुकता यही है कि ये सारे गलत हैं, मैं ठीक हूँ, मैं एक बेहतर पॉलिसी, बेहतर एजेंडा लेकर आया हूँ, आप मुझे चुने। तो उसकी जो पॉलिसी में नुकसान ये है, किसी भी पोलिटिकल फोर्स के साथ इनका कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता, और इमरान खान का नहीं हो सकता, या तहरीक इंसाफ की बेसिक पॉलिसी का नहीं हो सकता, इस मतलब पूरी तहरीक इंसाफ का नहीं हो सकता। इंडिविजुअली चीमा साहब, चीमा साहब हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, उनकी एक मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो एक रोशन ख्याल आदमी है, उनकी राय बहुत अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ की कायद की पॉलिसी ये है कि सारे करप्ट चोर हैं। क्या ये नहीं है? इमरान खान की तो यही पॉलिसी है ना, ये इनका नैरेटिव यही है। और सिर्फ करप्ट चोर नहीं, अब तो उसमें ये है कि ये अमरीकी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और अमरीकी पॉलिसी साजिश और ये रजीम चेंज की पूरे उसमें ये इन्वॉल्व हुए और उन्होंने बतौर आलाकार के इस्तेमाल किया। अब किसी गैर मुल्की ताकत की आलाकार का मतलब उनका एजेंट होना ही है ना, सिंपली उनका मतलब उनकी हुबल वतनी पे भी डाउट करना है ना। तो ये बहुत सीरियस चीजें हैं, सियासत में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को करप्ट कह देंगे, लुटेरा कह देंगे, मुल्क लूट के खा गया, गद्दार हो गया, ऐसा करके फिर उसके बाद कल को आप उसके साथ कैसे बैठेंगे, किस मुंह से आप डायलॉग करेंगे? तो ये सियासी तौर पे इमरान खान इसलिए आइसोलेट है। देखिए इमरान खान बिल्कुल आइसोलेट है, इनके साथ कोई पोलिटिकल, कोई नुमाया पोलिटिकल ग्रुप नहीं है, इवन जमात इस्लामी भी नहीं है, जमात इस्लामी को भी आई नहीं बना सकी अपना, काफी तो मजबूरी है ना, कुरान शामिल है इत्तेहाद के तौर पे। तो ये इनका इत्तेहाद, ये इनकी कमजोरी है। फिर आप देखिए एक तरफ इमरान खान का एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, अभी चीमा साहब ने भी जो बातें किया सारी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात है ना, और ठीक बातें हैं, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, दुरुस्त बात है कि हुकूमत जो है ना वो पॉलिटिशियन के काम है। और इस तरह अभी ऐलान किया गया है कि 15 साल तक बिल्कुल ए पोलिटिकल रहेगी एस्टेब्लिशमेंट, हम करते हैं कि यही रोल होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, फौजी क़यादत का अच्छा और मुस्बत फैसला है, इनको बिल्कुल अलग रहना चाहिए और साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट नारा है वो भी कोई इंटेलेक्चुअल बुनियाद पे नहीं है, मतलब इनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की कोई तकाजे है ना। फिर आपको छोटे सूबों की भी आपको आवाज रखना चाहिए, आपको सिंधियों में जब जाना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए, बलोचों की बात करनी चाहिए, बलोचिस्तान में जाना चाहिए, सिंधी बलोच पश्तून नेशनलिस्टों से इनको अपने साथ बात करनी चाहिए, उनके नजरियाती, उनका मिसिंग पर्सन की बात करनी चाहिए। फिर आपको सिविल सुपरमेसी का बाकायदा नारा, एक नैरेटिव बनाना चाहिए, प्रॉपर नैरेटिव, और उस नैरेटिव के लिए जरूरी है कि कॉमन ग्राउंड आप बनाएं और दूसरे पोलिटिकल फोर्सेस को भी शामिल करें, क्योंकि सिविल सुपरमेसी सिर्फ तहरीक इंसाफ अकेले नहीं कर सकती। एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा पीछे हटाना है, बैकफुट करना है, या एस्टेब्लिशमेंट के रोल को रीडिफाइन करना है अगर, तो ये सब पॉलिटिशियन को मिल के करना पड़ेगा। इमरान खान अगर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलाते थे तो मतलब नजरियाती तौर पर मिलवाएं लोगों को, दानिशवरों से बात करें, इंटेलेक्चुअल से बात करें, क्योंकि बलोच पश्तून नेशनलिस्ट इन सूबों में बात करें, नेशनलिस्ट का, और इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी, इनका ब्रॉड होगा। देखिए तहरीक इंसाफ पंजाब में या केपी में है, इंटीरियर से इनमें बिल्कुल ही नहीं है, कराची में है इंटीरियर में नहीं, इनको वहां जाना चाहिए, वहां बात करनी चाहिए, सिंधी प्रेस से, सिंधी अदीबों से, दानिशवरों से बात करनी चाहिए, बलूचिस्तान में करना चाहिए, ये केपी में जो पश्तून नेशनलिस्ट है उनसे भी करनी चाहिए, ताकि एक नैरेटिव पूरा बने। जी बिल्कुल। अब इस वक्त तो वन मैन और वन पार्टी है जो इस वक्त चल रही है और उनके साथ कोई नहीं है, ये तो जाहिर है कि ग्राउंड रियलिटी है, और वक्त के साथ शायद वो ये भी सीख लें कि जैसे कि पहले सीखा है उन्होंने, और वो ये कहते हैं कि उनको अब जाके पता चला है। तो बैरिस्टर साहब, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो तो बेबस भी है, खामोश भी है, फैसले जैसे चीमा साहब ने कहा वो पाकिस्तान में हो भी नहीं रहे। वज़ीर आज़म साहब कोई भी फैसला होता है वो लंदन के लिए मुशावरत करने चले जाते हैं, इत्तेहादी तो सारे यहाँ बैठे हैं, इत्तेहादियों से मुशावरत की बजाय लंदन में मुशावरत करने क्यों जाते हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, उनकी सियासी क़यादत है और उनके वो लीडर हैं, रहबर हैं, उनसे वो करेंगे मुज़ाकरात। अगर मुल्क का सदर पाकिस्तान हर काम अपनी साबका सियासी जमात से, जिससे कि वो रिजाइन कर चुका है बतौर सदर, तो उसकी मर्जी के बगैर नहीं करता, तो फिर ये तो वजीर आजम है और उस पार्टी के वजीर आजम है, तो अपने लीडर से बात करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, दुनिया में ऐसा हर्ज नहीं है। और बहरहाल फैसले जब होंगे इत्तेहादियों की मुशावरत से होंगे और होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो जैसे कि एक अहम तकर्री के ऊपर, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो उधर से नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरिट को बुनियाद बनाया जाए और तकर्री की जाए। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी मेरिट पे होना चाहिए, हालांकि उन्होंने अपने दौर में जिस तरह से एक्सटेंशन दी और अमेंडमेंट हुई और वो सारा आपके सामने है, लेकिन इस वक्त वो मेरिट की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी क्या कहती है, कैसे तकर्री होनी चाहिए? देखिए पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस मसले को, ये एक आईनी मसला है और सेंसिटिव मसला है, इसको तमाशा ना बनाया है और ना बनाया जाना चाहिए।
हमें पसंद हो या ना हो, जो भी आदमी चीफ किसी का भी बनाया होता है, आप उसे बाद में, अगर मियां नवाज शरीफ ने बाजवा साहब को बनाया था, मेरिट पे बनाया था या नहीं बनाया था? इमरान खान ने 3 साल की फिर एक्सटेंशन दे दी और आज कल फिर इमरान खान साहब उन्हें कहते फिर रहे हैं कि आप एक्सटेंशन दे दें। इमरान खान ने सबके बनाए हुए मानने हैं, भले वो जस्टिस जावेद इकबाल हो, भले वो बाजवा साहब हो, बस इमरान खान चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई भी हो। इमरान खान का असल में मकसद ये है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। मैं देखें, अगर अच्छी बातें एक तरफा नहीं हो, एक तरफा बात करके आप अच्छे नहीं हो सकते, दो रंगी छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, MQM को कौन मिलाता है, बाप को कौन मिलाता है, अगर इन्हें पता है तो फिर इनके साथ किसने मिलाया था वो भी इन्हें पता होगा। एक तरफा अच्छी बात तो ना करें। अगर आज ये हुकूमत बनवाई गई है तो जो हुकूमत पहले बनवाई गई थी जब इनकी पंजाब में अक्सरियत नहीं थी, जहाज भर भर के कौन लाया था, उससे पहले चले जाएं। इमरान खान को पहली दफा पार्लियामेंट का मेंबर मुशर्रफ खुल के कहते हैं मैंने बनवाया, कि मेरे से ज्यादा सीटें मांगता था, मैंने नहीं दी। फिर उसके बाद शुजा पाशा के जरिए इनकी पार्टी बनी, सारे इलेक्टेबल्स आए, और उसके बाद वो हमारे लोग जो 40-40 साल से हमारी जमातों में थे, उन्हें इन्होंने ले के उस वक्त वो बड़े कमाल के लोग हो गए। जावेद हाशमी उस वक्त बागी हो गया, और जब इनसे गया तो फिर दागी हो गया। मतलब इनके साथ कोई 40 दिन गुजारे तो वो इनका हो जाता है, और जिनके साथ 40 साल गुजारे हो उनके साथ उनका नहीं ये होता। ये देखिए ना, ये दो रंगी है, इस दो रंगी से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर आप सच बोले ना कि आपने क्यों छतर छाया ज़हीरुल इस्लाम शुजा पाशा के जरिए अपनी पार्टी बनाई, आज भी क्यों आप कहते हैं, आपको क्यों गुस्सा लगता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और फौज के बारे में चौकीदार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? वो आपके चौकीदार नहीं है, वो मेरे चौकीदार नहीं है, वो पाकिस्तान के चौकीदार है। लेकिन आपका तकाजा क्यों है कि वो आपके हकूक के चौकीदार बने, आपकी हुकूमत के चौकीदार बने, आपके बजट के चौकीदार बने, आपकी हुकूमतें बचाने के चौकीदार बने? ये है वो माइंडसेट जो तबाह करता है। मैं समझता हूँ सच बोलना है तो पूरा बोलने, आधा सच झूठ से भी बुरा होता है। अब PTI के हमारे जो सियासी दोस्त हैं, इन्हें मेरा दरखास्त है कि अगर आप पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज करना चाहते हैं तो बंद दरवाजों के पीछे पांव ना पकड़े। आप कहते हैं कि वो बूट पॉलिश करता है, तो भाई आप भी तो पॉलिश और तलवे चाटने के लिए पीछे पीछे ना करें। अगर आज आप तारीख को बदलना चाहते हैं तो ये हुकूमत कुछ 5 साल के लिए नहीं है, मजीद 8-10 महीने होंगे इस हुकूमत के। आइए, ये बेहतरीन वक्त है कि सियासी मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। जितनी भी PTI के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल माइंडसेट है तो वो ऊपर आए। आइए COD साइन करें पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। आइए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं। अगर इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से गलतियां आज नहीं हुई, उन्होंने आपको भी बनाया था, उन्होंने IGI भी बनाया था। हमारे साथ ये खेल 50 साल से हो रहा है, आपको तो भी 50 दिन भी नहीं हुए और आपकी चीखें निकल आई हैं। तो आइए COD साइन करें, आइए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं, आइए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर इदारा उसके डोमेन के अंदर काम करे। अगर इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का क्या काम है कि वो मिले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो अब आज भी हम पूछते हैं कि फिर आपका क्या हक बनता है कि आप मिले? क्या ये बातें इस तरह जलसों में होंगी कि किसी आर्मी चीफ होना है, कैसे होना है, क्यों होना है? क्या आपके सिक्योरिटी इदारों पे, ये बिल्कुल सही है। यही मैंने पॉइंट रेज किया था कि भाई अगर आप चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, नहीं होना चाहिए, वो किसी को लेकर आए ना भेजें, ना इलेक्शन करवाएं, ना इलेक्शन अनाउंस करवाएं, ये सब उनका रोल नहीं हो तो फिर आप उनसे मुज़ाकरात भी ना करें, फिर मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्स से करें। मुझे थोड़ा सा मौका दे दें, मैं एक मुकम्मल कर लूं बात। देखिए, हम तो इन्हें कह रहे हैं पॉलिटिकल लाए ना, पॉलिटिकल वे इख्तियार करें, COD साइन करें, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ पहली दफा खुद को पॉलिटिकल फोर्स बनाएं। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है सिविलियन सुप्रीमेसी का, वहां पे लिखा है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का, वहां पे लिखा है कि जजों ने अगर गलत फैसले किए हैं, LFO को तहत हलफ उठाया है, तो वो भी उन्हें भी कंडेम करें। अगर जनरल्स ने मार्शल लॉ लगाया है और उन्होंने सियासत के अंदर दखल अंदाजी की है, ISI ने अगर सियासी जमातें बनवाई हैं, जी ठीक है, यहाँ पे ब्रेक शामिल कर लें, एक ब्रेक करते हैं। और अगर वाकई ही कहीं पर भी बैकडोर राब्तों से या फिर पॉलिटिकल राब्तों से क्या वाकई ही मुल्क में अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, और अर्ली इलेक्शन अगर अनाउंस भी हो जाएं, अगर करवा भी लिए जाएं, तो क्या उसके ऊपर सब मुत्तफिक हो जाएंगे, उनके नताइज को सब एक्सेप्ट कर लेंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। चीमा साहब, जैसे कि चलें, जैसे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी से भी हो रहे हैं, आपके मुतालबात मान भी लिए जाते हैं, इलेक्शन अनाउंस भी हो जाते हैं, इलेक्शन करवा भी लिए जाते हैं, तो वो उन इलेक्शन के नताइज को क्या आप तस्लीम करेंगे? देखिए, बेसिक बात इलेक्शन नहीं है, बेसिक बात फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। 1970 पहला बुरा साल था, 1970 भी था कि जब मेजॉरिटी मुजीबर रहमान की थी, हमने हुकूमत भुट्टो को दे दी जो 70 लगाएगा या खान को। तो इस मुल्क का वन वोट वन मैन वन वोट की जो हिस्ट्री है वो यहाँ से शुरू हुई कि जिस बंदे की 160 से ज्यादा सीटें थी उसे हमने हुकूमत ने दी, और जिसकी 80 के लगभग सीटें थी उसको हुकूमत दे दी, तो सदर हमें बनाएगा। तो उसने जूते मार के निकाला, तो फिर समझ आई साहब बहादुर को कि जनाब मैं सदर नहीं कर सकता जा। तो बेसिक जो बात है कि फ्री, और वो भी इलेक्शन जो उसमें हमने मैंडेट को नहीं माना, लेकिन उससे ज्यादातर उसका तसर ये था कि फ्री एंड फेयर है। उसके बाद 77 में अगर देखें तो चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की बिला मुकाबला जीत गए। उसके बाद सारे इलेक्शनों पे धब्बे हैं धांधली के, सारे इलेक्शनों पे। मैं इसमें तखसीस नहीं करता कोई भी। अब जमहूरियत जो है वो जमहूरियत पोल्यूटेड नहीं होती, ये ट्रांसपेरेंट होती है ये, और इसका आगाज होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। तो हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर का पहले तय करें कि कौन सा तरीका हो जिससे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जिसके मैंडेट को लोग मान लें और उसमें पोल्यूशन ना हो, और उसके बाद फिर लेके चले। ये मुल्क का वे फॉरवर्ड है। लिहाजा हमारे 2 इश्यूज हैं, नंबर 1 फ्री एंड फेयर, नंबर 2 इलेक्शन की डेट। ये 2 बातें, इस तरतीब इस तरह है। हमारी तरतीब ये नहीं है इलेक्शन, हमारी तरतीब फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उसके बाद डेट। ये हमारी तरतीब है मुतालबात। लेकिन आमिर हकमानी साहब, जी बात कंप्लीट कर लें जी। दूसरी बात इसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि शौक अपना कम कर ले। अब दुनिया में बहुत ज्यादा हो गया, शौर बहुत ज्यादा हो गया। पहले दीवारों के पर्दों के पीछे रह के आप कर लेते थे, खुद हिलाते थे, डोरियां हिलाते थे। अब यहाँ पे गंदे मंदे छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े इलेक्शन होते रहे हैं। अब यहाँ पे गली मोहल्ले में एक पेनिट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी का हर गली मोहल्ले में वोटर मौजूद है, सपोर्टर मौजूद है। उसके कान में हम कोई फूक मार दे, शाम तक तो उससे हम फाड़ देगा कि ये वाकया हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टी जुबान है, एस्टेब्लिशमेंट बेजुबान है, बेजुबान है और उसके बाद डंडा है। भाई अब बेजुबान बंदा जो है जुबान वाले का मुकाबला कैसे कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता अनलेस के वो कानून ना तोड़े। लिहाजा आज एस्टेब्लिशमेंट को लोगों को नंगा करना पड़ा, लोगों को मारना पड़ा, लोगों की वीडियो और ऑडियो लानी पड़ी। तो वो क्यों करना पड़ा कि वो जुबान से बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इन्हें अपने काम उससे काम रखना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आने देना चाहिए। प्रोसेस जो है जमहूरियत का, जिसमें मीडिया है, जिसमें अदालत है, जिसमें पार्लियामेंट है, तीनों फ्री हों, इनके इन्फ्लुएंस में ना हो तो जमहूरी चल पड़ेगी। अभी तक तो मीडिया भी काम नहीं कर रहा बेचारा, अभी तक मीडिया को इजाजत नहीं काम करने की, अभी तक अदालत भी इन्फ्लुएंस में है, अभी तक पार्लियामेंट में इन्फ्लुएंस में है कि वहाँ 40-50 बंदे रखे हुए हैं, जिसकी दिल कर रहा है तो मर देते हैं, जिसकी दिल कर रहा बना देते हैं। लिहाजा यहाँ जमहूरियत जो है वो 3 पार्लियामेंट, मीडिया और अदालत, इन तीनों को अपना इन्फ्लुएंस पे काम करें, मेहरबानी करें, इस मुल्क को चलने दें। 22 करोड़ 75 लाख लोगों का मुल्क है, बनाना रिपब्लिक है नहीं ये। लिहाजा अब ये पर्दे के पीछे नहीं चलना, ये सीधे तरीके से चल रहा है। लिहाजा इसको कुछ ना कोई आजादी दें, बोलने की, काम करने की, परफॉर्म करने की, जिम्मेदारी लेने की, क्रिटिसाइज करने की, क्रिटिसाइज होने की। ठीक है, जी ठीक है, जी बिल्कुल। आमिर हकमानी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाहिशात इस वक्त हैं पीटीआई की, इमरान खान साहब की, जमशेद चीमा साहब ने बताई हैं, वो सारी पूरी हो सकती हैं कि वो इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएं, इलेक्शन की डेट भी आ जाए, तो भी फ्री एंड फेयर के ऊपर कंसेंसस कैसे होगा? ये तो ऐसा है कि मतलब कि पाकिस्तान की 75 से ये तारीख देख लें कि अभी तक जो काम 75 सालों में नहीं हुआ, ये तो अभी कह रहे हैं कि फौरी तौर पर करवाएं और अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएं, तो कैसे? देखिए इलेक्शन तो मैं से एक फिक्र सिर्फ कहना चाहता हूँ। अपना ब्रेक हो गई थी डॉक्टर साहब आमिर साहब ने, मैं ही कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इन्होंने इमरान खान पे तनकीद की एक्सटेंशन दी, भाई एक्सटेंशन तो पाकिस्तान की तारीख में मार्शल डिक्टेटरों के अलावा सिविलियन हुकूमत में ये डिस्क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल कियानी को एक्सटेंशन क्यों दी थी? और फिर जनरल कियानी को इससे पहले कोई मिसाल नहीं है मौजूद, या जनरल जिया एक्सटेंशन लेता रहा है या यूब खान लेता रहा है। इसके अलावा कोई पाकिस्तानी हिस्ट्री में आर्मी चीफ को किसी को एक्सटेंशन दी ही नहीं गई। पहली दफा ये जनाब
कि बोला आसिफ जरदारी साहब को ये डाला जाता है डिस्क्रेडिट कि उन्होंने दिया। तो जनाब बाजवा साहब को जो दूसरी बार एक्सटेंशन दी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा किया, उसने तो पार्लियामेंट के पास भेजा, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी ने भी अपना सारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा साइड रख लिया और फिर शामिल हो गए सारे। पार्लियामेंट में सबने तो हमारी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक ही है, ऑपोजिशन का भी सपोर्ट हासिल था उस लेजिस्लेशन। बिल्कुल, उसके बगैर हो नहीं सकता था। अगर पीपल्स पार्टी ना करती तो पीटीआई की बात तो सेनेट में अक्सरियत थी ही नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों शामिल थी, पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस खैर से इस जोर में शामिल है। सब इसलिए एक दूसरे को ब्लेम गेम करने की बजाय अपना भी हिसाब करे। बाकी आप कह रहे हैं इलेक्शन की बात, इलेक्शन ठीक बात है, इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए और इस मसले का हल जो है इस बुरहान का वो इलेक्शन से ही है। तो मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन हो तो वो नजर आते हैं, रिजल्ट पता चलता है। आसान नहीं है धांधली की तहरीक चलाना। धांधली की तहरीक तब चलती है जब लोगों को पता लगे, क्योंकि अब बहुत सारा अब पहले है ये अब 90s या 70s या पुराना जमाना नहीं है। अब सोशल मीडिया है, यहाँ पे तो फौरी तौर पे क्लिप्स आ जाएंगे, कहीं पे धांधली हो, कहीं पोलिंग स्टेशन पे हो, रिगिंग हो, वो पता लगेगा, सबको पता लगेगा और वो आसानी से पता चल जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इलेक्शन को इस तरह धोखा देना जैसा आसान नहीं है। इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है फ्री एंड फेयर होंगे। असल बात यह है कि पीडीएम इस इलेक्शन इससे भी कराने की पोजीशन में नहीं। उनको पता है कि वो उन्होंने जो महंगाई और चीजें बहुत ज्यादा महंगी और बुरी इकोनॉमी की सूरत हाल है, उसमें इलेक्शन होंगे तो श्योर शॉट वो हार देंगे। अगर बैकडोर रातों में पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं मनवा लेती है अपना ये मुतालबा कि इलेक्शन करवाए जाएं, डेट ली जाए, तो क्या आपको लगता है कि पीडीएम उस डेट के ऊपर एग्री कर जाएगी? देखिए, पीडीएम तो रिजिस्ट करेगी। इलेक्शन वैसे भी मई से पहले मुमकिन नहीं है। अप्रैल में रमजान होना है, मार्च में या मई में, तो 4-5 महीने तो ऑलरेडी हैं, उसके बाकी 4-5-6 महीने भी है। तो मेरा ख्याल है कि अब यही पीडीएम के लिए आसान नहीं है, खासकर मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब कुछ हद तक रुकावट बने हुए हैं इलेक्शन। अब वो कहते हैं अब डिनर पूरा होना चाहिए ताकि हमें टाइम मिलना चाहिए। वैसे तो देखिए, एक असूली बात तो ये है कि हुकूमत को जैसी भी है, अच्छी बुरी, जैसी हुकूमत जैसी परफॉर्मेंस जिस तरह भी आई है, बहरहाल अब मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, तो उसे बजट का मौका मिलना चाहिए, बजट पेश करने का। क्योंकि निगरान हुकूमत जो बजट पेश करेगी वो तो बेड़ा गर्क करेगी, सारा बोझ डालेगी अवाम पर। ये पॉलिटिकल हुकूमत है, अवाम के नुक्ता नजर से, इमरान खान नुक्ता नजर नहीं, इमरान खान जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन अवाम के हम सब लोगों के नुक्ता नजर से पीडीएम हुकूमत को 6-8 महीने का गुजारती है तो कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगी डिलीवर करने के, कहीं अगर हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को जिस तरह से भी निकाला तहरीक अदम एतमाद से नहीं निकालना चाहिए था, अगर हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो हमें इस बात पर भी इत्तफाक होना चाहिए हमारा कि शहबाज शरीफ साहब को भी वजीर आजम रहना चाहिए अनटिल के जो टर्म है वो पूरी नहीं हो जाती। तो अब तो रहना ही चाहिए। अब तो बहुत लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि और जितना ज्यादा अब एजुकेशन होती है स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना। अभी इस वजह देखिए, इस वक्त हार पैर मारने का, बुरान पैदा करने का मकसद ये है कि इकोनॉमी पहले ही जो डूब रही है मजीद डूब जाए। इस हुकूमत को बजट तक पेश करना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो जाना चाहिए। जी बैरिस्टर साहब, अगर इलेक्शन कहीं ना कहीं इत्तफाक हो जाता है और बैकडोर इत्तफाक हो जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? और ये पीडीएम की तमाम जमातें इत्तफाक कर लेंगी कि आपको तमाम जमातों को, जो 12 जमातें 11 जमातें हुकूमत में बैठी हैं, उनके अलावा इलेक्शन फाइनल हो जाए? देखिए आलिया साहब, बंद दरवाजे के पीछे कोई भी फैसला किसी को भी काबिल कबूल नहीं होगा और ना होना चाहिए, और कम से कम तारीख को नहीं होगा और पाकिस्तान के आने वाले हालात को नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि वही फैसला होगा जिसमें जो कंसेंसस के साथ हो और पॉलिटिकल फैसला हो, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हों, जिसका कि मैंने रास्ता दिखाया है और उस पर किसी को एतराज नहीं होगा, वो होना चाहिए। अब मैं आमिर खाकवानी साहब से बसद एहतराम थोड़ा सा इख्तलाफ, उनका एक्सटेंशन ठीक है, हमने जिसे एक्सटेंशन दी थी ना हमने उसे पहले बुरा कहा और ना बाद में बुरा कहा। वो आर्मी का बनाया हुआ आर्मी चीफ था और आर्मी ने हमें एक्सटेंशन के लिए कहा और हमने उन्हें एक्सटेंशन दे दी। हमने बाद में कब उनके बारे में कोई उन्हें रुसवा किया है सरे बाजार एक्सटेंशन देने के बाद? बात उनकी हो रही है जो एक्सटेंशन देते हैं और फिर रुसवा भी करते हैं। और अगर एक्सटेंशन देने का मामला गलत है तो उसे सियासी तौर पर हल करें। पीपल्स पार्टी ने 2010 में ISI को सिविल कमान के नीचे देने की बात की थी। उस वक्त पीटीआई समेत तमाम लोगों ने शोर मचाया था। मैं वही कह रहा हूँ कि COD में आए, उसके अंदर बहुत सी बातें हैं और मैं खाकवानी साहब जैसे तजिया निगारों से और इंटेलिजेंशिया से दरख्वास्त करूंगा बसद एहतराम कि आप, ठीक है मैं मानता हूँ कि इस मुल्क में स्याह और सफ़ेद का मुकाबला नहीं है कि कोई मुकम्मल स्याह है और कोई मुकम्मल सफ़ेद है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी जद्दोजहद और खून दे के शहादतों के साथ इस मुकाबले को
स्याह और सुर्ख का मुकाबला जरूर बना दिया, तो आपको मैं ये इजाजत नहीं किसी तज्जिया निगार को होनी चाहिए तारीख देखते हुए कि आप अंधों को और आंखों वालों को बराबर कर दें। आप ये जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है कि सारे एक जैसे हैं, ये ज्यादती होती है। और कम से कम आमिर खाकवानी साहब जैसे, जिन्हें मैं हमेशा से एक रीजनेबल और मुदब्बर इंसान, जहां पर मुझे याद पड़ता है कि अगर आपने कहा कि कियानी साहब के बारे में नहीं है, तो मेमोगेट कमीशन किस दौर में आया था, अगर आप वो बता दें तो। आता रहे, हमने उस पर मेमोगेट उन्होंने बनाया, खत्म हुआ ना, कुछ नहीं मिला। वो तो हुकूमतों को कमजोर करने के तरीके होते हैं, उसी को हम करने के लिए। देखिए आलिया साहब, हमारा तरीकाकार दूसरा है। हमसे ज्यादा इख्तलाफ किसी ने नहीं रखा एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन हम उन्हें मैदानों में और सरे बाजार रुसवा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि आइए पार्लियामान के अंदर बैठे, एक तरीकाकार इख्तियार करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। मैं क्यों बार बार सीओडी की तरफ जाने की बात करता हूँ? एक तो ये सियासी मिसाक है, मिसाक जमहूरियत है, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दे के गई हुई हैं पाकिस्तान की आलमी सतह के जो लीडर थी, और उसके बाद इसे हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में लाएं। ये जो बातें हमारे सारे दोस्त कर रहे हैं आज, अच्छा लगता है जब ये बातें करते हैं पीटीआई के लोग, इतनी दलेर होने की कोशिश करते हैं। मुझे वो जवाब नहीं दिया, इलेक्शन कबूल कर लेंगे, फौरी तौर पे इलेक्शन होते हैं तो इसके ऊपर क्या? लेकिन बैठे, पहले रिजल्ट नहीं, पहले मुज़ाकरात। आजकल ये अच्छी बातें कर रहे हैं, लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जी बिल्कुल, इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल चीमा साहब आपका भी शुक्रिया, आमिर हकवानी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये बिल्कुल सही बात है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक रवैये हमारे वो अभी तक नहीं बन पाए हैं। उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो और जमहूरी वज़ीर आज़म फैसले करे, उसकी ज़रूरत है, उस पर सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।